You're making money mistakes. Stop this now. चिकित्सा विज्ञान में यानी मेडिकल साइंस में ना एक अलग ही तरह की सटीकता होती है। हाँ, वहाँ सब कुछ बहुत ब्लैक एंड व्हाइट होता है। बिल्कुल, जैसे जब किसी इंसान की हड्डी टूटती है तो एक्सरे की रिपोर्ट में वो एक सफेद टेढ़ी मेढ़ी लकीर बिल्कुल साफ दिख जाती है। डॉक्टर तुरंत उस पर उंगली रखकर बता देते हैं कि देखिए दिक्कत कहाँ पर है और इसका इलाज क्या है। सही बात है। वहाँ किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं होता, बीमारी है या बीमारी नहीं है। वही तो, सब कुछ बहुत ही साफ सुलझा हुआ लगता है। पर जब हम इसी एक्सरे मशीन को लेकर लोगों की आर्थिक स्थिति पर लगाते हैं यानी पर्सनल फाइनेंस की तरफ मुड़ते हैं तो अचानक से वो मशीन जैसे खराब हो जाती है। बिल्कुल धुंधला हो जाता है सब। हाँ, पता ही नहीं चलता कि दिक्कत कहाँ है। हमारे आसपास समाज में ऐसे कई लोग हैं जो जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं और उनकी आमदनी भी अच्छी खासी होती है, पर फिर भी वो हमेशा परेशान ही रहते हैं। आर्थिक रूप से हमेशा उन्हें एक दबाव महसूस होता है। एकदम सही। उनका जो ये फाइनेंशियल एक्सरे है ना, वो बिल्कुल धुंधला होता है। कोई बीमारी साफ नजर नहीं आती, पर दर्द लगातार बना रहता है। ये ना एक ऐसी स्थिति है जिसे हम एक दलदल कह सकते हैं। मेहनत पूरी होती है, इरादे भी नेक होते हैं, पर नतीजा वैसा नहीं मिलता। लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनकी उम्र भर की कमाई जा कहाँ रही है। महीने की शुरुआत में सैलरी आती है और आखिर तक अकाउंट खाली। वही तो सबसे बड़ी परेशानी है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण सबको दिखते हैं, पर मूल कारण समझ नहीं आता। और इसी धुंधलेपन को साफ करने के लिए और उस मूल कारण को पकड़ने के लिए द डीप डाइव के इस नए विश्लेषण में हम एक बेहद खास मुद्दे पर गहरी चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा सोर्स मटेरियल रुपयाक्सा नेस्ट की एक बेहतरीन यूट्यूब प्रेजेंटेशन है। हाँ, जिसका शीर्षक है 10 मनी हैबिट्स एवरी इंडियन शुड लर्न बिफोर एज चल्स। बिल्कुल। तो इस चर्चा का मुख्य मिशन यही समझना है कि आखिर एक आम इंसान पूरी जिंदगी पैसा कमाने के बाद भी आर्थिक तनाव से क्यों जूझता रहता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर। अगर हम अपनी शिक्षा प्रणाली पर ध्यान दें तो चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज, आर्थिक शिक्षा तो शायद ही कभी सिखाई जाती है। हाँ, बिल्कुल नहीं सिखाते। गणित के कठिन समीकरण पढ़ा देंगे, वही ना, रसायन विज्ञान पढ़ा देंगे, पर टैक्स कैसे बचाना है, महंगाई से कैसे लड़ना है या पैसा कैसे मैनेज करना है, ये कोई नहीं बताता। नतीजा ये होता है कि लोग अपनी ही गलतियों से गिर गिर कर आर्थिक सबक सीखते हैं और तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। ये समाज की एक बहुत ही कड़वी हकीकत है। रुपैक्स नेस्ट की प्रेजेंटेशन के शुरुआती हिस्से में ही इस बात पर खास जोर दिया गया है कि बिना किसी ठोस आर्थिक योजना के आगे बढ़ना कितना खतरनाक हो सकता है। बिना नक्शे के अनजान शहर में घूमने जैसा। एकदम सही कहा आपने। दरअसल आर्थिक तनाव और आर्थिक आज़ादी के बीच का जो फासला है वो किसी जादू या किस्मत का खेल नहीं है। वो फासला सिर्फ इंसान की आदतों का है। अगर सही आदतें समय पर अपना ली जाएं तो आर्थिक सेहत भी उस एक्सरे की तरह बिल्कुल साफ और मजबूत हो सकती है। तो इस आर्थिक आज़ादी की मजबूत बुनियाद रखने के लिए सोर्स मटेरियल जिस सबसे पहले कदम की बात करता है वो है निवेश की जल्दी शुरुआत करना। हाँ, हैबिट नंबर 1, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। हाँ, यहाँ अक्सर लोग सोचते हैं कि निवेश शुरू करने के लिए ना बहुत सारे पैसे होने चाहिए, पर प्रेजेंटेशन इस बात को पूरी तरह नकार देती है। अगर इसे एक उदाहरण से समझें तो कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का सिद्धांत किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन चमत्कार होने के लिए वक्त चाहिए। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मनुष्य का दिमाग सिर्फ सीधी रेखा में सोचता है, यानी लीनियर तरीके से। हम एक्सपोनेंशियल विकास को आसानी से समझ ही नहीं पाते। अच्छा, मतलब हम गुणात्मक रूप से नहीं सोच पाते। बिल्कुल। प्रेजेंटेशन में इसको समझाने के लिए जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो इस बात को साबित करते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर महीने सिर्फ 1000 रुपए का निवेश करता है। सिर्फ 1000? हाँ, सिर्फ 1000, और उस पर लगभग 12% का आम रिटर्न मिलता है। शुरुआती 10 सालों में ये रकम बढ़कर करीब 2.3 लाख रुपए बन जाती है। दिखने में ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं लगती। हाँ, 10 साल के हिसाब से तो ठीक ही है। पर असर अगले दशकों में दिखता है। 20 साल में ये 10 लाख हो जाती है और 30 साल में ये सीधा 35 लाख रुपए बन जाती है। अरे वाह, 30 साल में 35 लाख? हाँ, और अब यहाँ ध्यान देने वाली बात सुनिए। उस 35 लाख रुपए में निवेशकर्ता ने खुद की जेब से सिर्फ 3.6 लाख रुपए ही डाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? बाकी सब ब्याज? बाकी का सारा पैसा सिर्फ ब्याज पर ब्याज यानी कंपाउंडिंग का नतीजा है। समय ही दौलत बनाने का सबसे शक्तिशाली तत्व है। रकम उतनी मायने नहीं रखती जितना लंबा वक्त पैसे को बढ़ने के लिए दिया जाता है।
वाह, सिर्फ 3.6 लाख लगाकर 35 लाख। पर यहाँ एक आम उलझन पैदा होती है जो मैं आजकल की युवाओं में बहुत देखती हूँ। कौन सी उलझन? अगर दौलत कमानी ही है और सबको पता है कि मार्केट में पैसा बनता है, तो लोग जल्दी अमीर बनने के लिए रोजाना ट्रेडिंग क्यों नहीं करते, यानी डे ट्रेडिंग। आजकल तो हर जगह लोग अपने फोन पर दिन भर शेयर्स खरीदते और बेचते रहते हैं। हाँ, ये आजकल बहुत चल रहा है। वही ना, ये 1,000 रुपए हर महीने डालकर 30 साल तक इंतजार करना तो आज की पीढ़ी को बहुत थका देने वाला रास्ता लगता है। ऐसा क्यों ना किया जाए कि आज खरीदा और कल बेचकर मुनाफा कमा लिया जाए। देखिए, ये एक बहुत ही आम और बेहद खतरनाक सोच है और यहीं पर सोर्स मटेरियल साफ तौर पर चेतावनी देता है। ये हैबिट नंबर 8 है, जहां बताया गया है कि लंबे समय के निवेश और रातों रात अमीर बनने की कोशिश के बीच का फर्क समझना जरूरी है। तो डे ट्रेडिंग निवेश नहीं है? बिल्कुल नहीं। रोजाना ट्रेडिंग निवेश नहीं है। वो एक तरह का अनुमान लगाना या सट्टा खेलना है, जिसमें जोखिम बेहद ज्यादा होता है। दरअसल असली दौलत का निर्माण एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। अच्छा। जब कोई व्यक्ति रोजाना ट्रेडिंग करता है तो वो कंपाउंडिंग के उस जादू को काम करने का वक्त ही नहीं देता जिसकी हमने अभी बात की। इसको ऐसे समझिए, कंपाउंडिंग एक बर्फीले पहाड़ पर लुढ़कते हुए बर्फ के गोले की तरह है। स्नोबॉल इफेक्ट। हाँ, जैसे जैसे वो नीचे आता है उसका आकार और गति बढ़ती जाती है। पर अगर कोई उस गोले को बार बार रोककर उसमें से बर्फ निकालने लगे तो वो गोला कभी विशाल नहीं बन पाएगा। ये हुई ना बात। डे ट्रेडिंग ठीक यही करती है, वो विकास की कड़ी को बीच में ही तोड़ देती है। एकदम सटीक समझे आप। ये बर्फ के गोले वाली बात दिमाग में बिल्कुल बैठ जाती है। विकास को बिना रुके चलने देना चाहिए। लेकिन चलिए, मान लीजिए किसी ने लंबा निवेश शुरू कर दिया, पर जिंदगी हमेशा एक सीधी सड़क पर तो चलती नहीं है ना। अचानक से कोई बड़ी परेशानी आ सकती है। ऐसे में उन निवेशों का क्या होगा? और यहीं पर आर्थिक सुरक्षा यानी बुनियाद को बचाने का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, आपातकालीन कोष यानी इमरजेंसी फंड और हेल्थ इंश्योरेंस। प्रेजेंटेशन इस बात पर पूरा जोर देता है कि हर व्यक्ति के पास कम से कम 6 महीने के आम खर्चों के बराबर एक नकद आपातकालीन फंड होना ही चाहिए। 6 महीने का खर्चा? हाँ, ये फंड बचाव का वो सुरक्षा कवच है जो उस बर्फ के गोले को टूटने से बचाता है। 1 मिनट, पर यहाँ एक इकोनॉमिक तर्क दिया जा सकता है। 6 महीने का लगातार खर्चा एक काफी बड़ी रकम होती है। हाँ, अगर उस बड़ी रकम को बैंक अकाउंट में नकद या आम बचत खाते में रखा जाए तो उस पे कोई खास ब्याज तो मिलेगा नहीं। हाँ, सेविंग्स अकाउंट में रिटर्न कम होता है। वही, महंगाई की वजह से उस पैसे की कीमत कम ही होगी। तो उस पैसे को भी निवेश क्यों ना कर दिया जाए, उस पर नुकसान क्यों सहा जाए? ये एक बहुत ही बढ़िया तर्क है, जिसे आर्थिक भाषा में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर की लागत कहते हैं। पर इसको इस तरह समझना चाहिए कि इमरजेंसी फंड पैसा बढ़ाने के लिए नहीं है, वो एक तरह का बीमा है जो आपके निवेश को सुरक्षित रखता है। मतलब पैसे को बढ़ाने का टूल नहीं है वो। बिल्कुल, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अचानक से नौकरी जा सकती है या कोई बड़ा अचानक खर्चा सामने खड़ा हो सकता है। अगर ये नकद फंड नहीं होगा तो मजबूरन उन निवेशों को, उन लंबे समय की SIPs को निकालना पड़ेगा। हाँ, और अक्सर आपातकालीन स्थिति तभी आती है जब मार्केट गिरा हुआ होता है। वही तो, ऐसे में निवेश को घाटे में बेचना पड़ेगा, जो कि उस नकद पर मिलने वाले थोड़े बहुत ब्याज के नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा झटका होगा। और इसके साथ ही प्रेजेंटेशन में हेल्थ इंश्योरेंस को भी सबसे जरूरी बताया गया है। आजकल चिकित्सा का खर्चा इतनी तेजी से बढ़ रहा है ना। एक अकेली बड़ी बीमारी सालों की जुड़ी हुई सारी बचत को कुछ ही दिनों में पूरी तरह साफ कर सकती है। इसलिए स्वास्थ्य बीमा कोई खर्चा नहीं, बल्कि आर्थिक तबाही से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमने आर्थिक मजबूती का पौधा लगा दिया, उसके आसपास बीमा और आपातकालीन कोष की मजबूत बाड़ भी बना दी। लेकिन सिर्फ बाहर से सुरक्षा काफी नहीं होती ना, अगर अंदर ही ऐसी आदतें हों जो उस मजबूती को धीरे धीरे खोखला कर रही हों। हाँ, बाल्टी में छेद हो तो पानी रुकेगा कैसे? बिल्कुल। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम उन आदतों की चर्चा करते हैं जो आम लोगों की बनाई हुई दौलत को डुबा देती हैं। प्रेजेंटेशन में कर्ज को, खासकर खराब कर्ज को, सबसे बड़ी बीमारी बताया गया है। सही कहा। कर्ज को हमेशा 2 नजरियों से देखना चाहिए। एक कर्ज वो होता है जो आमदनी बना कर देता है, जैसे कोई बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लिया। हाँ, या फैक्ट्री लगाने के लिए। लेकिन दूसरा कर्ज वो होता है जो लगातार जेब से पैसे निकालता है। क्रेडिट कार्ड का कर्ज, पर्सनल लोन और खासकर आजकल की सबसे नई आदत, बाय नाउ पे लेटर
यानी आज खरीदो और बाद में पैसे चुकाओ। BNPL, हाँ। ये सबसे खतरनाक श्रेणी में आते हैं। ये सारे बैड डेट हैं जो आर्थिक विकास को पूरी तरह रोक देते हैं। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सॉलिड सवाल उठाना पड़ेगा। बाय नाउ पे लेटर तो आजकल आम जनता को बहुत सुविधाजनक लगता है ना। हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये विकल्प मौजूद होता है। लगता तो है सुविधाजनक। ग्राहक को तुरंत पैसे नहीं देने पड़ते हैं, वो अपनी पसंद की चीज ले आता है और आराम से बाद में टुकड़ों में उसके पैसे चुकाता है। एक तरह से ये तो एक बहुत बड़ी सुविधा हुई ना। इसे इतना बुरा और खतरनाक क्यों माना गया है? देखिए, सुविधा और मनोवैज्ञानिक जाल के बीच में एक बहुत पतली सी लकीर होती है और ये आदत बिल्कुल उसी लकीर पर खड़ी है। इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है यानी साइकोलॉजी, उसको समझना बेहद जरूरी है। अच्छा। जब कोई व्यक्ति अपनी जेब से नकद पैसे निकाल कर देता है तो उसके दिमाग में एक असली दर्द महसूस होता है, जिसे बिहेवियरल फाइनेंस में पेन ऑफ पेइंग कहते हैं। पैसा जाने का दुख। हाँ, ये दर्द इंसान को फिजूल खर्च करने से रोकता है, लेकिन बाय नाउ पे लेटर इस दर्द को पूरी तरह सुन्न कर देता है। पैसे तो अभी जा ही नहीं रहे, इसलिए दिमाग को सिर्फ नई चीज मिलने की खुशी महसूस होती है, लागत का दर्द नहीं। ओ, मतलब हमारा दिमाग ट्रिक हो जाता है। इसे आप ऐसे समझिए कि किसी की पैर की हड्डी टूटी हो और वो दर्द निवारक दवाएं यानी पेन किलर्स खाकर उस टूटे हुए पैर पर दौड़ने लगे। बाप रे, तब तो हड्डी और टूट जाएगी। वही तो, दवाई की वजह से दर्द महसूस नहीं होगा पर हड्डी पूरी तरह चूर चूर हो जाएगी। ये BNPL आदत बिल्कुल वही काम करती है। आगे चलकर जब आमदनी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ उन पुरानी खरीदारियों की किश्तें चुकाने में जाने लगता है, तब आर्थिक स्थिरता पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाली बात है। दिमाग के उस दर्द को सुन कर देना जो कैश देते वक्त होता है। और इस चीज पर लगाम लगाने के लिए ही सोर्स मटेरियल में खर्चों को ट्रैक करने पर जोर दिया गया है। हाँ, हैबिट नंबर 6। और इसके साथ एक और आदत जुड़ी है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, यानी जीवन शैली के खर्चों के लगातार बढ़ने से बचना। अगर पैसे पर नजर नहीं रखी जाएगी, छोटी छोटी कॉफी, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस या बाहर खाना खाने के खर्चों का हिसाब नहीं होगा, तो महीने के आखिर में पता ही नहीं चलेगा कि कमाई गई कहाँ। बिल्कुल सही। खर्चों को लिखना और उन पर नजर रखना एक तरह का आईना होता है जो इंसान को उसकी असलियत दिखाता है। और अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो सबसे बड़ा आर्थिक जाल यही है कि जैसे जैसे लोगों की तनख्वाह या आमदनी बढ़ती है, उनके खर्चे उस आमदनी से भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। हाँ, प्रमोशन होते नए शौक पैदा हो जाते हैं। जिसे हम हीडोनिक अडेप्टेशन कहते हैं। इंसान का दिमाग नई सुख सुविधाओं का आदी बहुत जल्दी हो जाता है। सैलरी में 20,000 का इजाफा हुआ नहीं कि नया स्मार्टफोन, बड़ी EMI वाली गाड़ी या महंगे रेस्टोरेंट में खाना, ये सब अचानक से शौक नहीं बल्कि जरूरत लगने लगते हैं। इसे तो हम एक जिम की ट्रेडमिल की तरह देख सकते हैं, पर थोड़ा अलग नजरिए से। ट्रेडमिल कैसे? सोचिए, कोई व्यक्ति ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है, उसकी आमदनी बढ़ती है तो वो ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ा देता है और तेजी से दौड़ने लगता है। पसीना पहले से ज्यादा बह रहा है, थकान पहले से ज्यादा हो रही है। पर जब वो आखिर में रुक कर देखता है तो पता चलता है कि वो अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। वो वहीं का वहीं है। यानी आमदनी बढ़ने के बावजूद आर्थिक आजादी की तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा गया, क्योंकि खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ गए। अरे वाह, ये ट्रेडमिल वाली तुलना एकदम सटीक है। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। आर्थिक अनुशासन बनाए रखना आमदनी बढ़ने से भी ज्यादा मायने रखता है। सही बात है। अगर एक व्यक्ति 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है और 95,000 खर्च कर रहा है, तो वो उस व्यक्ति से बहुत पीछे है जो सिर्फ 50,000 कमाकर उसमें से 20,000 बचाकर निवेश कर रहा है। क्योंकि बचत ही असली आधार है। बिल्कुल। असली दौलत कभी वो नहीं होती जो दुनिया को दिखाने के लिए खर्च की जाती है। असली दौलत वो होती है जो बचा ली जाती है और जिससे भविष्य के लिए काम पर लगा दिया जाता है। दुनिया को दिखावा करने की आदत ही इंसान को सबसे ज्यादा गरीब बनाती है। चलिए, अब हमने कर्ज के मनोविज्ञान और उसके खतरों को गहराई से समझ लिया और आमदनी बढ़ने पर खर्चों को काबू में रखना भी सीख लिया। पर जिंदगी सिर्फ बचत करने और खर्चों को रोकने का नाम तो नहीं हो सकता ना? हाँ, सिर्फ कंजूसी से काम नहीं चलेगा। वही, सिर्फ चिल्लड़ बचाने से तो कोई महान आर्थिक ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचता। रुपेक्सा नेस्ट की इस प्रेजेंटेशन में आगे इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि कहानी सिर्फ पैसे बचाने पर खत्म ना हो जाए। नई आमदनी पैदा करने के बारे में भी उतनी ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जिसे एक से ज्यादा आमदनी के स्रोत यानी मल्टीपल इनकम सोर्सेस बनाना कहा गया है। बिल्कुल।
क्योंकि सिर्फ एक आमदनी के स्रोत या एक सैलरी पर निर्भर रहना आज के तेजी से बदलते आर्थिक दौर में सबसे बड़ा जोखिम है। खासकर आजकल जब जॉब सिक्योरिटी उतनी नहीं रही। वही तो, आज की अर्थव्यवस्था ऐसी है जहां कोई भी नौकरी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। नई टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे बदलाव हर दिन आते रहते हैं। अगर वो एक नौकरी चली गई तो परिवार की पूरी जिंदगी रुक सकती है। तो ऑप्शन क्या है? इसलिए आमदनी के कई स्रोत होने चाहिए। यह शेयर मार्केट से आने वाला रिटर्न हो सकता है, वीकेंड्स पर किया जाने वाला कोई छोटा साइड बिजनेस हो सकता है, अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी किराए की आमदनी हो सकती है, या फिर आजकल इंटरनेट के माध्यम से अपने हुनर का इस्तेमाल करके की गई फ्रीलांस कमाई हो सकती है। मतलब पैसे आने के कई रास्ते होने चाहिए। हाँ, जब आमदनी के अलग अलग रास्ते होते हैं तो अगर एक रास्ता बंद भी हो जाए तो आर्थिक स्थिरता पर कोई खतरा नहीं आता। सिद्धांत के तौर पर तो ये बात बिल्कुल सही लगती है, पर प्रैक्टिकली सोचिए, एक आम इंसान जिसके पास सुबह 9 से शाम 5 की थका देने वाली नौकरी है, जिसमें उसका पूरा दिमाग और ऊर्जा निकल जाती है, वो अचानक से साइड बिजनेस या नई ऑनलाइन इनकम कैसे शुरू कर दे? वक्त और ऊर्जा की कमी, हाँ, यह आम समस्या है। शुरुआत करने के लिए पैसे, नई सोच और नए स्किल्स चाहिए होते हैं जो सबके पास नहीं होते। यहीं पर सोर्स मटेरियल अपनी सबसे मजबूत सलाह देता है। हैबिट नंबर 7, खुद पर निवेश करना। खुद पर निवेश? अगर आमदनी बढ़ानी है तो किसी बाहरी चीज पर नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत पर निवेश करना सबसे बड़ा हथियार है। स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट से भी बड़ा निवेश अपने दिमाग और अपने हुनर को बढ़ाने में है। यानी अपस्किलिंग। बिल्कुल, अपनी फील्ड के नए स्किल सीखना, नई तकनीक को समझना, ऐसी किताबें पढ़ना जो नया नजरिया दें और अपनी कमाई की क्षमता को लगातार बेहतर करना बेहद जरूरी है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि कॉलेज की डिग्री मिलने के बाद पढ़ाई खत्म हो गई। पर असल सीख उसके बाद शुरू होती है। आज की अर्थव्यवस्था उन लोगों को इनाम देती है जिनके पास खास और नए स्किल्स हैं, न कि सिर्फ उन्हें जो कड़ी मेहनत करते हैं। जब नई काबिलियत आती है तो वो 9 से 5 वाली थका देने वाली नौकरी भी आसान लगने लगती है और नए रास्ते ढूंढने का आत्मविश्वास खुद पैदा हो जाता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी चर्चा को एक साथ जोड़कर सोचें, हम जल्दी निवेश शुरू कर रहे हैं, समय और चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा ले रहे हैं, हाँ, आपातकालीन कोष और बीमे से अपनी बुनियाद की सुरक्षा कर रहे हैं, साथ ही हम दिखावे वाले कर्ज और बढ़ते खर्चों के मनोविज्ञान से बच रहे हैं और नई स्किल सीखकर आमदनी के नए रास्ते खोल रहे हैं। ये सब आखिर किस मंजिल तक पहुंचने के लिए हो रहा है? इस पूरी यात्रा का आखिरी पड़ाव क्या है? यही सबसे जरूरी सवाल है। इसका सबसे सुकून भरा जवाब हमें सोर्स मटेरियल के आखिरी हिस्से में मिलता है, जहां 40 की उम्र से पहले ही एकदम शुरुआती दौर में रिटायरमेंट के बारे में सोचने और उसकी योजना बनाने की बात कही गई है। यहाँ पर रिटायरमेंट शब्द को लेकर समाज में एक बहुत ही गहरी और पुरानी गलतफहमी है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि रिटायरमेंट का मतलब है बुढ़ापा, जहाँ इंसान कमजोर हो जाता है और काम करने लायक नहीं रहता। पर आजकल मतलब बदल गया है। बिल्कुल, इस नए आर्थिक ढांचे में रिटायरमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 40 की उम्र में आकर बस आराम कुर्सी पर बैठ जाना है और जिंदगी भर कोई उत्पादक काम नहीं करना है। तो असली मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन इस विषय को बिल्कुल साफ करती है कि यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आजादी का सीधा और सच्चा मतलब है फ्रीडम ऑफ टाइम, समय की आजादी। समय की आजादी। एक बार जब इतनी दौलत इकट्ठी हो जाती है और आमदनी के ऐसे स्रोत बन जाते हैं जहां बिना एक्टिव काम किए पैसे आते रहें, तब रोजमर्रा के बिल्स भरने के लिए या घर चलाने की मजबूरी में काम नहीं करना पड़ता। यानी मजबूरी नहीं, मर्जी चलती है। एकदम, इंसान तब सच में आजाद होता है। वो अपनी मर्जी से चुन सकता है कि उसको किसके साथ काम करना है, कौन सा काम करना है और सबसे जरूरी बात, कब आराम करना है। समय ही वो सबसे कीमती और असली दौलत है जिसे इंसान सारी जिंदगी पैसे देकर खरीदने की कोशिश करता रहता है। ये वाकई में नजरिया बदल देने वाला विश्लेषण है। हमने जहां से इस चर्चा की शुरुआत की थी कि आम लोगों का आर्थिक एक्सरे शुरू में कितना धुंधला होता है, पता ही नहीं चलता बीमारी कहाँ है। हाँ। पर अब इन आदतों और सिद्धांतों की रोशनी में वो एक्सरे रिपोर्ट बिल्कुल साफ और सटीक दिखने लगी है। अब समझ में आता है कि कहाँ ध्यान देना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। बिल्कुल साफ। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं रुपेक्सा नेस्ट की प्रेजेंटेशन की उस एक पंक्ति को दोहराना चाहूंगी जिसने पूरे विषय का सार अपने अंदर समेटा हुआ है। मकसद अमीर दिखना नहीं है, मकसद आर्थिक रूप से सुरक्षित होना है। बहुत गहरा संदेश है ये। यानी जिंदगी का असली लक्ष्य महंगे कपड़े पहनकर, समाज में ब्रांड दिखाकर सस्ता अमीर दिखना नहीं है,
असल मकसद अंदर से, अपनी जड़ों से आर्थिक रूप से मजबूत होना है, ताकि जिंदगी के तूफान आपको हिला ना सकें। इससे एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, जिसे हमें इस डीप डाइव के ख़त्म होने के बाद शांति से बैठकर खुद से पूछना चाहिए। हमने अभी समय की आज़ादी की बात की। अगर आर्थिक आज़ादी का सच्चा मतलब फ्रीडम ऑफ टाइम है, तो क्या रिटायरमेंट का मतलब वाकई में काम करना बंद कर देना है? सोचने वाली बात है। या फिर एक अजीब सा विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स, कि जब इंसान से जिंदा रहने और बिल्स भरने का डर खत्म हो जाता है, तब वो असल में अपना सबसे बेहतरीन और श्रेष्ठ काम करना शुरू करता है। क्या पैसों की मजबूरी ना होने पर हम अपनी मर्जी और जुनून के साथ और भी ज्यादा लगन से काम नहीं करते? असल में दौलत इंसान को आराम नहीं देती, वो एक मकसद चुनने की आजादी देती है। क्या गहरा विचार है। जब पेट भरने की चिंता नहीं होती, तब इंसान का दिमाग अपनी पूरी क्षमता और सृजनात्मकता के साथ खिलता है। वो समाज के लिए कुछ ऐसा कर पाता है जिसमें उसकी आत्मा जुड़ी होती है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आर्थिक बीमारी का दर जब पूरी तरह खत्म हो जाता है, तो आराम नहीं, बल्कि जिंदगी को एक नए और सच्चे मकसद के साथ जीने का असली सफर शुरू होता है। इन्हीं गहरे सवालों और इस नए नजरिए के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचिए, समझिए और अपनी आर्थिक सेहत को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाइए।